नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी क्लास में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी और आज हम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इम्पोर्टेंस लगातार हमारे भारत के लिए स्पेशली अगर हम आतंकवाद के दृष्टिकोण से देखें तो बढ़ता ही चला जा रहा है। अब जयशंकर जी, डॉक्टर जयशंकर हु इज़ द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये चाइना जाने वाले हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीट के लिए। अभी प्रधानमंत्री ब्रिक्स की मीट में हैं ही। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ब्रिक्स, ये सब साउथ, ग्लोबल साउथ, साथ ही साथ एशियन पावर्स को रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए ये सारे इंस्टीट्यूशंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डॉक्टर जयशंकर जाएंगे लेटर दिस मंथ, यानी कि इस मंथ के अंत तक, और फॉरेन मिनिस्टर वांग यी भी शायद इंडिया आ सकते हैं इसी मंथ, ताकि एक नई टॉक्स की जा सके एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल के साथ, कि स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव डायलॉग का फ्रेमवर्क कैसे बनने वाला है। आपको पता है भारत और चीन के मध्य जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है उसको लेके सबसे बड़ा विवाद है। जब तक वो विवाद नहीं सुलझ जाता बाकी चीज़ें अपने मतलब नॉर्मल लेवल पे नहीं आ सकती। इसी वजह से विवाद सुलझाने के लिए और साथ ही साथ इम्पॉर्टेंटली इंटेलिजेंस को किस तरह से स्ट्रॉन्ग करना है कि दुनिया में क्या हो रहा है उससे संबंधित एशियन पावर्स को पता चलता रहे, इंटेलिजेंस स्ट्रक्चर कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, इसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। हालांकि अगर हम बात करें, मॉस्को ने बार बार कहा है कि वेस्ट, दो एशियन पावर्स जो कि मॉस्को की बहुत अच्छी दोस्त हैं यानी इंडिया और चाइना, उनको कभी भी आपस में बनने नहीं उनकी देना चाहता। रीज़न क्या है? क्योंकि अगर एशियन पावर साथ आ गई तो ये वेस्ट को भी चैलेंज कर सकती है, जो कि एक्चुअली ट्रू है। तभी चाइना ने इससे पहले कहा था द एलिफेंट एंड द ड्रैगन मस्ट डांस टुगेदर। एलिफेंट मीन्स इंडिया, ड्रैगन मीन्स चाइना। तो दोनों को अगर एक दूसरे से लाभ लेना है, दोनों को इस देश में माफ़ कीजिएगा, इस दुनिया में आगे बढ़ना है, दे मस्ट वर्क टुगेदर। एक बुक है ना जिसका नाम है डज द एलिफेंट डांस। डांस मीन्स टू फ्लेक्स योर मसल्स, टू शो टू द वर्ल्ड दैट यू आर केपेबल ऑफ डूइंग मेनी थिंग्स। तो इसी तरह से ड्रैगन और एलिफेंट, इंडिया और चाइना दोनों को ही साथ में कार्य करना पड़ेगा ताकि पूरे विश्व को एशिया की असली पावर पता चल सके। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं एशिया के बारे में, इसके बारे में और क्या क्या कहा गया है, क्योंकि इम्पॉर्टेंटली कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। डॉक्टर जयशंकर जाने वाले हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं जो 2020 का गलवान क्लैश था, गलवान जो कि एक्चुअली लद्दाख में है, चीन इसे अक्साई चीन कहता है, तो इस क्षेत्र में कुछ स्कर्मिशेस हुई थी जिसमें इंडिया के कुछ सोल्जर्स और चाइना के कुछ सोल्जर्स मारे गए थे। उसके बाद से यहाँ पे टेंशन बनी हुई है। ये सलामी स्लाइसिंग की पॉलिसी है। क्या आपको पता है सलामी स्लाइसिंग क्या है? सलामी स्लाइसिंग क्या है? सलामी स्लाइसिंग, सलामी स्लाइसिंग चाइना की एक टेरिटरी हथियाने की पॉलिसी है, एक किसी थल को हथियाने की पॉलिसी है। इस रणनीति या पॉलिसी में क्या करते हैं, 10 कदम आगे जाते हैं और 5 कदम पीछे चलते हैं, जिससे ये पहले जहाँ थे उससे 5 कदम कम से कम अपना क्षेत्र तो हथिया ही लेते हैं। इसी प्रकार से धीरे धीरे करके चीन आगे बढ़ता चला जा रहा है और भारत से कह रहा है कि हम पीछे तो जाएंगे पर तुम भी पीछे जाओ। इसी प्रकार से भारत अपनी बहुत बड़ी सीमा का भाग खो देता है। सिर्फ भारत के लिए नहीं, बहुत सारे देशों के लिए सलामी स्लाइसिंग की पॉलिसी तो बहुत ही फेमस रही है चाइना की, बहुत सारे देशों के साथ। हालांकि भारत के साथ सबसे ज़्यादा विस्तृत रूप से चलती चली जा रही है। तो ये आप देख सकते हैं गलवान क्लैश को लेकर सबसे बड़ा सरदर्द है इस समय भारत और चीन दोनों के बीच में। दोनों को किस प्रकार से इसे मेंटेन करना है, स्टेटस को पे कैसे लाना है। काफ़ी टेंशन्स तो डीएस्केलेट हो गई हैं पर उस लेवल की नहीं जितना भारत चाहता है। तो शंघाई सहयोग संगठन की अगर बात करें, इसकी स्थापना 2001 शंघाई में हुई थी। सदस्य देश इसके 2024 तक की बात करें तो भारत है, चीन है, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ईरान। इसका मुख्यालय जो है ये बीजिंग चाइना में है। उद्देश्य है कि किस प्रकार से उस क्षेत्र की क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ाना है, आतंकवाद निरोध को हटाना है। सबसे बड़ी बात तो ये है, आतंकवाद जो देश सबसे ज़्यादा आतंकवाद का समर्थन करता है, जो कि पाकिस्तान है, वो भी इसका भाग है। व्यापार कितना अच्छा कर सकते हैं, संस्कृति और आपसी सहयोग को बढ़ावा देना। अगर हम बात करें भारत के लिए एससीओ का क्या महत्व है, आतंकवाद के लिए, उग्रवाद के लिए, अलगाववाद के खिलाफ जो रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर बनाया गया है, इसके माध्यम से भारत बहुत सारे देशों से सहयोग ले सकता है। ऊर्जा संसाधन वाले देश भी इसमें काफ़ी शामिल हैं, रूस, ईरान, मध्य एशियाई देश के साथ समझौता भी भारत इसके थ्रू कर सकता है।
व्यापार की बात करें तो मध्य एशिया के साथ व्यापार को बढ़ाने का एक मंच है। भू राजनीति की बात करें तो चीन पाकिस्तान के प्रभाव को संतुलित रखना एक अवसर देता है। सांस्कृतिक जुड़ाव की बात करें तो ऐतिहासिक रूप से भारत और मध्य एशिया के बीच में सांस्कृतिक संबंधों को पुनर्जीवित करना है। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी, वैसे तो 1996 में ही हो चुकी थी, तब जब नया रूस यूएसएसआर विभाजित होके 1991 में यूएसएसआर विभाजित हुआ और 15 देश बने, जिसकी वजह से चीन को बहुत सारे अन्य देशों के साथ, नए देशों के साथ सीमा साझा करनी पड़ी। तो इसे 1996 में बनाया गया था ताकि बाकी देशों के साथ कोई सीमा विवाद ना हो। धीरे धीरे करके 2001 में फिर ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बना। ऑब्जर्वर इसके अब तो बेलारूस भी फुल टाइम हो गया है, अफगानिस्तान, मंगोलिया इसके ऑब्जर्वर हैं, बेलारूस और ईरान अब ऑब्जर्वर से मेंबर बन चुके हैं, इसको याद रखिएगा। भारत इसका मेंबर पाकिस्तान के साथ 2017 में बना था, ये कजाकिस्तान की अस्ताना समिट थी, इसको याद रखिएगा क्योंकि पेट क्वेश्चन है कि भारत कब इसका मेंबर बना था। वैसे तो ये नाटो से बहुत अलग है क्योंकि नाटो तो बना ही था ताकि सामूहिक सुरक्षा कर सके और सैनिक अपने आर्मीज़ को डिप्लॉय कर सके। तो नेटो एक अलग था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एससीओ बेसिकली क्षेत्रीय सहयोग आतंकवाद निरोध के लिए बनाया गया है। नेटो सामूहिक सुरक्षा रक्षा गठबंधन के लिए बनाया गया है, अगेंस्ट रशिया इसको बनाया गया था। इसके अलावा सदस्यता में आप देख सकते हैं कि भारत, चीन, रूस आदि है। इसमें अमेरिका, यूके, फ्रांस आदि यानी कि अटलांटिक ओशन के आर पार जितने देश रहते हैं, मुख्य रूप से जो रूस के खिलाफ है वो इसमें भाग ले सकते हैं। मुख्यालय इसका बीजिंग है पर इसका ब्रसेल्स है। प्रकार अगर हम बात करें एससीओ की तो राजनीतिक सुरक्षा और आर्थिक सहयोग संगठन है और ये सैन्य गठबंधन है, ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस है। शक्ति संरचना की बहुध्रुवीय है पर नेटो जो है वो अमेरिका केंद्रित एक ध्रुवीय है। इसके अलावा एससीओ के काफ़ी लाभ है, अगर भारत इसका भाग बना रहता है तो क्या क्या लाभ हमें मिलते हैं। आतंकवाद के विरुद्ध साझा रणनीति भारत की हो सकती है। मध्य एशियाई देशों के साथ लगातार संपर्क बना रहेगा, मुख्य रूप से ऐसे देश जो अमेरिका द्वारा आइसोलेट किए जा रहे हैं। ऊर्जा और व्यापार साझेदारी, चीन और रूस जैसे वैश्विक शक्तियों के साथ संवाद भी बना हुआ है। वन बेल्ट वन रोड पर मतभेद प्रकट करने का मंच है क्योंकि वन बेल्ट वन रोड भारत के काफ़ी सारे भूमि के हिस्से से जा रही है और ये सीपेक के बारे में स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भारत के गिलगित बल्तिस्तान क्षेत्र से जा रहा है पर चीन इसे सीपेक कहता है, यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो अगर काशगर, शिनजियांग काशगर से ये पाकिस्तान जा रही है भारत की भूमि से होते हुए, भारत से कोई परमिशन नहीं ली गई है, इसीलिए भारत वन बेल्ट वन रोड के खिलाफ है। हम इसका भाग बनना ही नहीं चाहते थे पहले भी, अब तो और भी नहीं। तो उस पर मतभेद प्रकट करने के लिए हमको एक मंच की ज़रूरत है। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक अच्छा मंच है। कुछ सीमाएँ हैं जैसे भारत चीन और भारत पाक तनाव, इससे बाकी लोग जो भी इसका भाग हैं उन पर भी असर आता है क्योंकि जब डायलॉग ही नहीं होगा तो फिर कोऑर्डिनेटिव डायलॉग भी नहीं हो सकता, जब बायलैटरल ही नहीं होगा तो मल्टीपल भी नहीं हो सकता। संगठन में निर्णय सर्वसम्मति से होते हैं जिससे धीमा निर्णय निर्माण होता है ना। इसके अलावा एससीओ के पास कोई स्थायी सैन्य ढांचा नहीं है जैसे नेटो के पास है, रणनीतिक शक्ति इससे सीमित हो जाती है। इसके अलावा चीन का प्रभाव इसमें ज़्यादा है और भारत की भूमिका इसकी वजह से सीमित हो सकती है। प्लस इसके अंदर रूस और चीन अपना प्रभुत्व बनाने के लिए दोनों एक दूसरे से एक पैसिव अग्रेसिव वे में लड़ भी रहे हैं। इसके अलावा वन बेल्ट वन रोड परियोजनाओं पर असहमति है, भारत इसका विरोध करता है जबकि बाकी देश समर्थन करते हैं, तो भारत इससे आइसोलेट हो जाता है। अब इससे संबंधित प्रश्न क्या आ सकते हैं? भारत के एससीओ में सदस्यता से उसे क्या लाभ हो सकता है? 10 अंक का ऐसा प्रश्न सीधा सीधा आ सकता है। एससीओ बनाम नेटो क्या अंतर है उसको स्पष्ट करिए, या फिर एससीओ की सफलता और सीमाओं का मूल्यांकन करिए। तो इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आएंगे आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स हो गए लिखने के लिए। तब तक के लिए, जब तक आप हमसे कंटिन्यूसली बने रहते हैं तब तक आपकी बहुत सारी प्रैक्टिसेस हो जाएंगे और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स हम कवर करते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं इसी टाइम पे। बाय बाय, टेक केयर।